नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। आज फिक्र की बहुत सारी खबरें हैं। सबसे बड़ी फिक्र की खबर है जिस तरीके से देश भर में बाढ़ से आफत आई है। वायनाड की तस्वीरें चिंताजनक हैं, हिमाचल की तस्वीरें चिंताजनक हैं। भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने ये शो देख लिया तो समझ लीजिए कि जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया, समझ लिया। शुरुआत करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए, पहली वो खबर है जिससे एक खतरे की घंटी है। खबर इंटरनेशनल है लेकिन आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जो आशंकाएं हैं वो सच हो गई तो यकीन मानिए अगले 72 घंटे, जो कि अभी से शायद अगले 48 घंटे में हम मिडल ईस्ट से एक वर्ल्ड वॉर की आहट जो है वो देख रहे हैं। खबर क्या है समझिए। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या एक रहस्य बनी हुई। तेहरान में उसकी मौत से जुड़े कितने राज हैं, आज कुछ राज और रहस्य हम डिकोड करने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर TV9 के एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, अब अगली खबर। मॉनसून सत्र में नई संसद की छत से टपका बारिश का पानी राजनीति की वजह बन गया है। बाल्टी लगाई गई है, ये देख रहे हैं आप, बाल्टी। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने बाल्टी भर भर के सवाल उठाए हैं। इसी बहाने नई संसद बनाम पुरानी संसद का मुद्दा एक बार फिर से छिड़ गया। एक्सक्यूज मी। वायनाड में, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, वायनाड सबसे चिंताजनक तस्वीर है। ये देखिए जरा, और जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो और आपको झकझोर के रख देगी क्योंकि वायनाड में तबाही वाले आंकड़े हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि वहां लैंडस्लाइड के मलबे से अब तक 291 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। ये हमारे पास ऑफिशियल सोर्सेज से आ रहा है। लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनका कहना है ये नंबर बहुत ज्यादा है, इससे कहीं गुना ज्यादा है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वायनाड का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। हम आपको थोड़ी देर में वायनाड में विनाश की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले, सीधे ग्राउंड जीरो से। आज सुप्रीम कोर्ट से कोटा के अंदर कोटा की मंजूरी मिल गई। आपको एकदम से याद आ रहा होगा नीतीश कुमार के बारे में। 7 जजों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजों के वर्ष 2004 के फैसले को पलट दिया है। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बना सकेंगी। इसका फायदा अब जरूरतमंद लोगों को कैसे मिलेगा, हमने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। बड़ी खबर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की जमीन बताया था। हिंदू पक्ष ने अपनी एक याचिका में वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका दी थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी और आगे इस पर बड़ी खबर हमारी नजर रहेगी। ये बहुत बड़ी खबर है। कल हमने आपको इसी शो में लखनऊ का एक वीडियो दिखाया था, बहुत शर्मसार करने वाला वीडियो, बहुत शर्मसार करने वाला। तहजीब का शहर और वहां पर इतनी बदतहजीबी। भारी बारिश और जल भराव के बीच लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई जिसने तहजीब के शहर को शर्मिंदा कर दिया। आज इस मामले में कड़ा एक्शन हुआ है। थोड़ी देर पहले की जानकारी है कि इस केस में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन अपराधियों के लिए अब कानून की बुलेट ट्रेन चलेगी और इसकी शुरुआत भी हो गई। लेकिन फिक्र आपकी में एक ऐसी खबर, और ये खबर आपको सबसे पहले हम इसलिए लेकर आ रहे हैं अपने रन ऑर्डर में क्योंकि आप समझिए अगले 48 घंटे, 24 घंटे पहले जो 72 घंटे थे वो कितने क्रूशल हैं। मिडल ईस्ट में कुछ बड़ा हो सकता है लेकिन हमें इस खबर की तह तक जाना है। सबसे पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया का मर्डर मिस्ट्री जो है वो खोलते हैं। ईरान में इस्माइल हानिया को किसने मारा? सोमवार की रात 2 बजे तेहरान के सबसे महफूज शाही परिसर की एक इमारत में ठहरे इस्माइल हानिया पर पिन पॉइंट अटैक किसने कराया? अलग भाषा में कहें तो इस्माइल हानिया ईरान का उस वक्त स्टेट गेस्ट था। ईरान को इजराइल पर शक है। ईरान बदले की आग में चल रहा है। ईरान के आरोपों पर इजराइल खामोश है, जिम्मेदारी अब तक नहीं ली। अमेरिका ने इस हत्या में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये दोनों ही देश इस तरह का हमला करने की काबिलियत रखते हैं। यानी कि इस पे जो स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है ना, SOP, स्टाइल ऑफ ऑपरेशन SOO, वो बेसिकली अमेरिका और इजराइल का स्टैंप वाला।
कैसे, हम आपको बताएंगे। ऐसे हमले करने का इजराइल और अमेरिका का इतिहास बहुत पुराना है। एक फैक्ट के साथ देखते जाइए। और फिर सवाल यह है कि ईरान की धरती पर ईरान के इतने करीबी व्यक्ति की हत्या कैसे हुई, इतने सटीक तरीके से किसने करवाई। हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई का आज का सिर्फ 7 सेकंड का एक वीडियो देखिए। ये ट्रेंड कर रहा है, ध्यान से देखिए। कतर में सुपुर्द खाक होने से पहले आज इस्माइल हानिया को तेहरान में अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर खमेनेई वहां पर मौजूद थे, सुप्रीम लीडर ईरान के। वो इस्माइल हानिया के ताबूत के बेहद नजदीक खड़े थे, हानिया की आत्मा की शांति के लिए दुआएं पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें बार बार आसमान की ओर जा रही थी। वो आसमान जो साफ नहीं था, उस आसमान में भी जरूर अदृश्य सवाल रहे होंगे। सवाल यह है कि तेहरान में हानिया कैसे मारा गया। क्या वो ड्रोन अटैक में मारा गया? क्या वो मिसाइल अटैक में मारा गया? मिसाइल आखिर कहां से लॉन्च हुआ? क्या हानिया रॉकेट लॉन्चर से टारगेट हुआ? क्या तेहरान में बैठे किसी इजरायली शूटर ने यह काम किया है? क्या इजराइल ने तेल अवीव से बैठे 1500 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल हाईटेक तरीके से दुनिया का अंत कर दिया है? और एक बड़ा सवाल इस वक्त जो ईरान की मीडिया, ईरान में जो सुप्रीम लीडर है, उनके करीबी कई जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं, वो ये है कि क्या अगर हानिया को टारगेट पर लिया जा सकता है तो फिर सुप्रीम लीडर खमेनेई को नहीं? एक नहीं, कई ऐसे सवाल हैं इस समय पश्चिम एशिया के हर देश में ये सवाल गूंज रहे हैं। और सबसे ज्यादा शक इस बात का हो रहा है कि क्या इजराइल ने हानिया का अंत अल-कायदा आतंकी अयमन अल-ज़ावाहिरी के स्टाइल में किया है? इस शक को डिकोड करने से पहले आपको उस इमारत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर हानिया ठहरा हुआ था। क्लेटन, तेहरान में यह इमारत सादाबाद पश्चिम के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। कॉर्नर का मकान, ध्यान से देखिए, कॉर्नर का मकान बहुत इजी टारगेट पर आता है। यह जगह राष्ट्रपति भवन से बेहद करीब है। यहां ऐसे विदेशी मेहमान या ईरानी सरकार और सेना के बड़े लोग ठहरते हैं जिनका जीवन ईरान के लिए बहुत कीमती होता है। जानकार बताते हैं कि यहां 2400 घंटे कई लेयर की सुरक्षा रहती है। यहां ईरान की सेना जमीन और आसमान से हुआ कोई भी हमला नाकाम करने की ताकत रखती है, लेकिन बावजूद इसके इस इमारत के एक कमरे में रात 2 बजे गहरी नींद में सो रहे इस्माइल हानिया को सटीक हमला करके मार दिया गया। और कमरा भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, ऊपर है। और हानिया की हत्या के बाद इस इमारत को अब हरे रंग के एक बड़े पर्दे से ढक दिया गया। इस इमारत को अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है, टॉप फ्लोर है। इसका मतलब पूरा इंटेल था कौन से फ्लोर पर वो है, कितने बजे लाइट्स ऑफ होंगी, कितने बजे वो सोने जाएगा, कितने बजे वहां पर उनको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, और फिर सीधे अटैक। हमारे पास इस इमारत की 25 जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरें भी हैं। ये है वो तस्वीरें। उस समय यह इमारत ऐसे किसी भी पर्दे से ढकी हुई नहीं थी, बिल्कुल किसी सामान्य इमारत जैसी लग रही थी। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब बहस छिड़ गई है कि ईरान आखिर कौन सा सच छिपा रहा है और क्यों छिपा रहा है। ईरान की सरकार इस इमारत के आसपास पत्रकारों को जाने क्यों नहीं दे रही है। हानिया की हत्या को 2 दिन होने वाले हैं और हत्या के बाद से अब तक इस इमारत का कोई भी वीडियो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर वायरल क्यों नहीं है। हानिया को दुनिया ने आज ताबूत में बंद देखा, लेकिन किसी ने भी अब तक उसके शव को सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं देखा। और अगर इजराइल ने ही हानिया का अंत किया है तो फिर क्या ये अंत बिल्कुल अयमन अल-ज़ावाहिरी, ओसामा बिन का दायां हाथ, फॉर्मर अल-कायदा चीफ, उसके जैसा था? तारीख भी वही, अंजाम भी वही। 31 जुलाई 2022 को अयमन अल-ज़ावाहिरी जिस तरह से मारा गया, क्या उसी तरह 31 जुलाई 2024 को हानिया मारा गया? फिक्र की यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। कश्मीर या ग्रोजनी, हमले का मास्टरमाइंड, 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनामी, अल-कायदा आतंकी अल-जवाहिरी। वर्ष 2022 में काबुल में अमेरिका के एक सटीक हमले में मारा गया था। CIA को करीब 1 साल पहले ही पता चला था कि काबुल के शेरपुर के एक मकान में अल-जवाहिरी कई दिनों से छिपकर रह रहा है। इस जानकारी के आधार पर उस मकान की रेकी शुरू की गई तो पता चला कि जवाहिरी इस मकान से कभी बाहर नहीं निकलता था।
लेकिन 24 घंटे में इकलौता समय ऐसा होता था जब वो सुबह अपने घर की बालकनी में किताब पढ़ने के लिए आता था, और जब वो इस बालकनी में होता था तब उसके साथ कोई दूसरा नहीं रहता था। 21 जुलाई 2022 की उस सुबह जवाहरी फिर से इसी बालकनी में नजर आया था, और हमले की ताक में आसमान में कई हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन ने उसे हेलफायर मिसाइल लॉन्च करके मार गिराया था। हमला इतना सटीक था कि उस पर घर में मौजूद दूसरे लोगों को खरोंच तक नहीं आई, और अमेरिका ने जवाहरी के अंत का ऐलान सीना ठोक कर किया। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. 2 साल बाद फिर से तारीख वही 31 जुलाई ही है, बस जगह बदली है, टारगेट होने वाला देश बदला है, हमला करने वाले मुल्क बदले हैं, लेकिन हूबहू जवाहरी की तर्ज पर हमास चीफ हानिया तेहरान में हाई सिक्योरिटी जोन वाली एक इमारत के अंदर एक कमरे में सोते हुए मारा गया। जवाहरी की मौत के बाद काबुल के उस घर को देखिए, और हानिया की मौत के बाद तेहरान के इस बिल्डिंग को। दोनों की बनावट को छोड़ दें तो हरे रंग के लटकते इन दो पर्दों से फर्क करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे हमले में एक जो सबसे ज्यादा ग्लेरिंग चीज है, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि जो सिक्योरिटी इस्माइल हानिया को दी गई थी वो बहुत बहुत ज्यादा टाइट थी, और उस सिक्योरिटी में एक वीक स्पॉट ढूंढना, यकीन मानिए वो ऐसा है जैसे जमीन पर एक चीनी के दाने को ढूंढना। लेकिन इजराइल ने यह काम कर दिखाया। अगर इसके पीछे इजराइल है तो फिर इसकी इंटेल किसने दी है? अमेरिका ने जवाहिरी को MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल करके हेलफायर मिसाइल से मारा था। MQ-9 रीपर ड्रोन सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में इस्तेमाल होता था। हेलफायर मिसाइल को निंजा मिसाइल भी कहते हैं, लेकिन अब ये दोनों चीजें पुरानी टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो चुकी हैं। इसमें रेजर जैसे 6 नुकीले ब्लेड लगे होते थे, सटीक हमले के लिए कैमरे लगे होते थे, इन्हें दागे जाने पर विस्फोट नहीं होता था, नुकसान बहुत कम होता था, आम लोगों के हताहत होने की गुंजाइश बहुत कम रहती थी। ये व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम होती थी। लेकिन हानिया को अगर इजराइल ने इसी तर्ज पर मारा है तो उसने कौन सी मिसाइल या बम का इस्तेमाल किया? इसका जवाब स्पाइस 2000 बम हो सकता है। स्पाइस 2000 बम इंटरेस्टिंग है। ये वो बम है कहते हैं जो कि भारत के पास भी है, ऐसा कहा जाता है। स्पाइस मतलब स्मार्ट, प्रिसाइज, इंपैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। स्पाइस बम में 2 हिस्से होते हैं। पहला कैमरा जो नॉन गाइडेड बम से जुड़ा होता है, और दूसरा एक ब्लेड जो इसके दूसरे सिरे पर लगा होता है। मिशन से पहले जीपीएस, गाइडेंस और सैटेलाइट तस्वीरों समेत लक्ष्य के बारे में सभी जानकारी स्पाइस बम के मेमोरी चिप में फीड कर दी जाती है। फिर टुकड़ों को अनगाइडेड बमों से जोड़ दिया जाता है, और इसके बाद इस बम को लड़ाकू विमान में लॉन्च करने के लिए फिट कर दिया जाता है। अब इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमान की जगह आप ड्रोन से भी कर सकते हैं। लेकिन स्पाइस बम जो है, इसको स्पाइस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत नीचे भी जा सकता है, मतलब ये जमीन के अंदर भी जाता है, और ये बहुत बड़ा विस्फोट करता है। क्योंकि अगर ये स्पाइस बम का इस्तेमाल है, मैं चाहूंगा एक बार वो फिर से अगर हो पाए तो घर दिखाएं, तो ये पूरा घर तबाह हो जाता, वो नीचे तक जाता और पूरा घर तबाह कर देता। जो इस्माइल हानिया का घर हम आपको थोड़ी देर पहले यहां पर दिखा रहे थे, अगर उस घर का इस्तेमाल किया गया है, अगर स्पाइस बम का इस्तेमाल किया गया है। कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, वो हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन इजरायली सेना गाजा में इसी बम से घनी आबादी के बीच अपने लक्ष्य पर, ये पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता। लक्ष्य पर कई सटीक निशाने लगा चुकी है, क्योंकि ये टनल्स को भी तबाह कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, इस बम को लॉन्च करने के लिए फाइटर प्लेन की जरूरत पड़ती है। तो क्या इजराइल के फाइटर जेट स्पाइस 2000 बम से हानिया का अंत करने के लिए तेहरान की हवाई सीमा में घुसे थे?
इस बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन याद कीजिए भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकियों के अड्डे पर सटीक हमला करने के लिए इजराइल से मिले इसी स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया था और कैसे यह अंदर जाके फटा था, इसने तबाही मचा दी थी। वैसे हानिया पर प्रिसाइज अटैक को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इजराइल ने हानिया की हत्या के लिए स्पाइक SPIKE मिसाइल का प्रयोग किया। स्पाइक एक नेवल और सरफेस टू एयर मिसाइल है। स्पाइक मिसाइल से कंट्रोल्ड हमला किया जा सकता है। हमास के लीडर अल हयाया ने ईरान के स्टेट टेलीविजन पर दावा किया है कि हानिया को मिसाइल अटैक में मारा गया है, लेकिन इन दो हथियारों के अलावा इजराइल के पास ऐसी आधुनिक तकनीक भी मौजूद है कि वो बिना बम और मिसाइल को लॉन्च किए ही ईरान में किसी को भी टारगेट कर सकता है। इजराइल ने ऐसा एक तरीका ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद फखरीजादे को मारने के लिए भी किया था। लेकिन ये अगली खबर आपको दिखाने से पहले एक बात आपको बता दें, आज से 3 दिन पहले इजराइल की वार्निंग कि हम उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक किसी ने देखे नहीं होंगे, तो क्या वो यही हथियार हैं? ये रिपोर्ट है। 27 नवंबर 2020 इजराइल की खुफिया एजेंसी किलिंग मशीन मोसाद ने ईरान के मशहूर परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद फखरीजादेह की हत्या सनसनीखेज तरीके से की थी। इस ऑपरेशन को इस तरह अंजाम दिया गया था कि वो अपने आप में एक हैरान करने वाली तकनीक की बानगी बन गया था। असल में फखरीजादेह की हत्या एक किलर रोबोट मशीन गन से की गई थी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई कैमरों का सहारा लिया गया था। फखरीजादेह को मारने के लिए मोसाद के स्नाइपर ने सैटेलाइट की मदद ली थी और सैकड़ों मील दूर एक अनजान जगह से फखरीजादेह को ठिकाने लगा दिया था। फखरीजादेह की गाड़ी जिस रास्ते से गुजर रही थी, वहां एक ट्रक उनका पहले से इंतजार कर रहा था। कैमरों से लैस इस ट्रक में ही फखरीजादेह पर गोलियां बरसाने वाली मशीन गन लगी थी और उस दौरान ट्रक में कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मौके से मिलने वाली जानकारी और स्नाइपर के एक्शन में 1.6 सेकंड के अंतर का ध्यान भी रखा गया था। इसके अलावा AI ने गोलियां चलाने से लेकर फखरीजादेह की चलती हुई गाड़ी पर भी नजर बनाए रखी थी। इसी वजह से कार में सवार सिर्फ फखरीजादेह ही निशाना बने, जबकि उनकी ठीक बगल में बैठी पत्नी बच गई। इस्माइल हानिया की मौत के बारे में भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने कुछ इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। इजराइल की सेना ने फिर से मोसाद की मदद ली। 1500 किलोमीटर दूर इजराइल के किसी अनजान ठिकाने से मोसाद के शूटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेकर और सैटेलाइट इमेज की सहायता से हानिया की हत्या को अंजाम दिया। हालांकि इस बारे में अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है और इजराइल ने हानिया की हत्या की अब तक जिम्मेदारी भी नहीं ली है। वैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर कई बार यह साबित हो चुका है कि ईरान में मोसाद का मजबूत नेटवर्क है, वहां उसके कई जासूस फैले हुए हैं। ईरान के परमाणु मिशन पर मोसाद पूरी जानकारी रखता है। ईरान से सटे आर्मेनिया बॉर्डर पर मोसाद के कई सीक्रेट ठिकाने मौजूद हैं। मोसाद 7 अक्टूबर के बाद से ही इस्माइल हानिया का दी एंड करने की फिराक में था। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के जरिए मोसाद को हानिया की लोकेशन मिली थी। इजरायली खुफिया एजेंसी ने स्पाईवेयर वाला एक व्हाट्सएप संदेश भेजा था और फोन से ही मोसाद को हानिया की सटीक लोकेशन मिली थी। अब जरा सोचिए, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा है कि एक हमास का मोस्ट वांटेड मारा जाएगा। सोचिए, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा, ये सब ऐसी सूचनाएं हैं जिनकी पुष्टि अभी कोई नहीं कर रहा है। हानिया की मर्डर मिस्ट्री उलझी हुई है।
और हानिया की मौत के बाद एक खबर यह भी आई है कि इजराइल की सेना ने हमास के एक और बड़े लीडर दाइफ का फाइनली अंत कर दिया गया है। यह कंफर्म हो चुका है। आइडिया फॉर शिन बेट का जो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, आपको याद होगा 13 जुलाई को खान यूनिस में, उसमें मोहम्मद दाइफ मारा गया। दाइफ हमास मिलिट्री का नंबर 2 कमांडर था और हानिया के साथ उसकी मौत की पुष्टि पर अब पश्चिमी एशिया में महायुद्ध का कारण हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने इजराइल पर डायरेक्ट हमले का आदेश दे दिया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला लिया गया है, सीरिया, यमन, इराक से हमले की योजना बनी है, जैसा पहले अप्रैल में अटैक किया गया था। और अप्रैल में तेल अवीव पर हुए अटैक से भी ज्यादा घातक हमला करने की तैयारी है। पेंटागन के हवाले से भी इस खबर है कि ईरान अगले 72 घंटे में इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है, जो कि अब सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इजराइल को अलर्ट करने के साथ ही जवाबी कार्रवाई के लिए पश्चिमी एशिया में अपने 12 वॉरशिप्स तैनात कर दिए हैं। जानकारी यह आ रही है कि ईरान ने अपने एयरपोर्ट्स पर नोटैम इशू कर रखा है, यानी कि कोई भी वहां पर विमान नहीं जाएगा। अमेरिका की 2 एयरलाइंस ने तेल अवीव फ्लाई करने से मना कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले ही हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने खबर दी है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने पश्चिमी मीडिया से ऐसी जानकारी शेयर की है जिसके मुताबिक तेहरान में इस्माइल हानिया जिस इमारत में रुका था, वहां उसके कमरे में 2 महीने पहले ही एक्सप्लोजिव डिवाइस लगा दिया गया था और रिमोट बटन दबाकर हानिया की हत्या तब की गई जब इस बात की पुष्टि हो गई कि हानिया वहां मौजूद है। यानी यह भी एक संभावित थ्योरी है। सोचिए, मोसाद का सिग्नेचर मूव। खैर, ग्लोबल फिक्र के बाद अब रुक करते हैं देश की खबरों का और वाटर लीक वाली सियासत का विश्लेषण करते हैं। पानी पानी रे। खैर, करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई संसद भवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए, बीते 24 घंटों से वायरल है। बीच संसद परिसर में कैसे इतराते हुए एक बाल्टी रखी हुई है। वीडियो में संसद भवन के अंदर मुख्य लॉबी वाली छत से बारिश का पानी टपकता दिखाई दे रहा है। चमचमाते संसद भवन के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है। छत से गिरते पानी को फैलने से रोकने के लिए नीचे फर्श पर नीले रंग की बाल्टी को रखा गया है। जाहिर है, यह स्थिति व्यंग और कटाक्ष वाली राजनीति का कारण बन गई है। दरअसल दिल्ली में कल बारिश ने 14 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटे के अंदर 108 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिसके बाद बरसात की बूंदों ने लोकतंत्र के मंदिर में भी घुसपैठ कर दी है। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, बाहर पेपर लीकेज है, अंदर वाटर लीकेज है। राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संसद लॉबी में के जो हॉल है उसमें पानी का रिसाव नए भवन में मौसम संबंधी समस्याओं को उजागर करता है, जो कि निर्माण पूरा होने के सिर्फ 1 साल बाद ही सामने आई है। इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रिया देने लगे। किसी ने लिखा कि देश ने चांद की सतह पर पानी खोज लिया है और संसद की छत से भी पानी टपक रहा है। तो किसी ने यहां तक लिख दिया कि टोल टैक्स वसूलने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल होने जा रहा है। दूसरी तरफ संसद में बाल्टी से बारिश का पानी इकट्ठा किया जा रहा है। संसद भवन में टपकते पानी पर विपक्ष को राजनीति वाली नाव चलाने का भरपूर मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चलें, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। संसद की छत से टपकती बारिश की बूंदों पर सियासी गलियारों में जैसे बयानों वाली बाढ़ आ गई है। आरजेडी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर आरोपों वाला कीचड़ उछाल दिया है। आम आदमी पार्टी भी वाटर लीक पॉलिटिक्स की बाढ़ में गोता लगाने में पीछे नहीं है और देखते ही देखते संसद भवन में टपकते पानी पर विपक्षी नेताओं की छपाछप सियासत शुरू हो गई है, जिसके छींटे केंद्र सरकार की तरफ उड़ने लगे। तुम लोग मत आ जाओ यार इसमें। नया पार्लियामेंट है, 1 साल हुआ नहीं है अभी भी। 1 साल का अंदर ऐसे पानी गिर रही है पार्लियामेंट के अंदर। इसका कहाँ बात करें, किससे बात करें? पार्लियामेंट में बात करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, मंत्री लोग दबाव दे रहे हैं और कैसे होगा इस देश का पार्लियामेंट? लोकतंत्र का मंदिर बोल रहे थे मोदी जी। लोकतंत्र मंदिर का अंदर पानी आ रही है, राम मंदिर का अंदर पानी आ रही है, क्या करें?
वो चाह रहे थे एक नेचुरल स्विमिंग पूल बने पार्लियामेंटेरियंस के लिए, तो जब भी वो पार्लियामेंट में ब्रेक लेना चाहें स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करें, पर वो स्विमिंग पूल ठीक से बना नहीं क्योंकि थोड़ी लीकेज ही है। शायद प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा स्विमिंग पूल अगली बारिश में हो जाए। पहले दिन से कह रहे हैं भारत मंडपम को देखिए ना, पेरिस में भी है प्लास टू एक्सपोजिशन जहाँ पे ये सब इवेंट्स होते हैं। जितना भी बारिश हो जाए, कहीं देखे कहीं सिविलाइज कंट्री में जो मेन आपका शो पीस है वहाँ से पानी गिरता हो। और ये पार्लियामेंट तो हमने कहा था, ये तो पार्लियामेंट है ही नहीं, ये तो इट्स एन एडिफिस टू नरेंद्र मोदीज ईगो। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है। अरे पैसे खा रहे थे तो कम से कम इतना तो सोच लेते कि जिस संसद भवन में बैठते हो वहां पे प्रधानमंत्री जी भी बैठते हैं। संसद भवन के अंदर जिन कंपनियों ने काम किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितनी रिश्वत दी, कितना चंदा दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा है भ्रष्टाचार तो ये पार्टियां करती हैं। अखिलेश जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ, ये बात करती हैं। ये ऐसा ऐतिहासिक बिल्डिंग है, बिल्कुल ये सिग्नेचर बिल्डिंग है, और ये जो है जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इनको तो क्रिटिसाइज करने का एक बहाना चाहिए। संसद भवन में लॉबी से रिजर्व पानी पर जब सियासी फिसलन होने लगी तो लोकसभा सचिवालय को बयान जारी करना पड़ा। सचिवालय ने जानकारी दी है कि संसद भवन के अंदर ग्रीन लाइट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए प्राकृतिक रोशनी अंदर आने देने के लिए ग्लास का डोम बनाया गया है। अत्यधिक बारिश होने की स्थिति में इसका एडहेसिव जो है वो खुल गया है, जिससे पानी टपकने की घटना हुई है। इसके बाद आवश्यक उपाय किए गए हैं, जिसके बाद कोई रिसाव नहीं दिखा। मीडिया रिपोर्ट्स में परिसर के आसपास भी जल भराव देखा गया है। खासकर मकर द्वार के पास पानी भरने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मकर द्वार के सामने जमा पानी भी तेजी से ड्रेनेज सिस्टम की मदद से निकाल दिया गया। संसद के अलावा दिल्ली में बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश में इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया की बिल्डिंग में भी कई फीट तक पानी भर गया। पानी भरने के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें कर्मचारी साफ पानी से बिल्डिंग परिसर की साफ सफाई करते दिख रहे हैं। इस बिल्डिंग में उन अधिकारियों के दफ्तर हैं जो किसी शहर के डिजाइन, स्ट्रक्चर, प्रबंधन और विकास के पैमाने तय करते हैं। जाहिर है अपने आप में एक विरोधाभास है, आयरनी है, डायकॉटमी है। मानो बारिश ना हुई कोई व्यंग्यकार हो गया हो जो जल भराव वाली भाषा में व्यंग लिख रहा है। बारिश में दिल्ली के ऐसे दृश्य देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर हर बार मानसून में राजधानी पानी पानी क्यों हो जाती है। इसे लेकर हमने दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्लानिंग कमीशन रहे AK जैन से बातचीत की। उन्होंने दिल्ली के दर्द सैलाब का क्या कारण बताया, आपको जरूर सुनना चाहिए। 14 डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। इसमें ड्रेनेज के सिस्टम में उनका एक कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ड्रेनेज का प्लान तो हम मास्टर प्लान तो बना लेते हैं, उसमें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट की बात कर देते हैं। जीरो रन ऑफ ड्रेनेज होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारने के लिए एक हमें लोकल एरिया प्लान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ड्रेनेज का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनीज बनती जा रही हैं, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, उसको कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। बाढ़ बारिश से सिर्फ दिल्ली ही बेहाल नहीं है, बल्कि पहाड़ से मैदान तक और उत्तर से दक्षिण तक हाहाकार मचा हुआ है। रेड अलर्ट जारी है, लेकिन तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुदरत क्रोध में है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम आपके सामने 3 राज्यों में सैलाब की फिक्र वाली फाइल खोलने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ये राज्य हैं केरल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। केरल की वायनाड में विनाशक लैंडस्लाइड की चपेट में आए 291 लोगों ने दम तोड़ दिया है। बीती रात केदारनाथ मार्ग पर बादल फटने से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 32 लोग लापता हैं। शुरुआत वायनाड से करते हैं। 3 दिन पहले हुए भूस्खलन से यहां का भूगोल बदल चुका है। कीचड़ में दबकर लोगों की सांस उखड़ गई है। अभी कितने दबे हैं, कितने फंसे हैं, इसका पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सेना के साथ NDRF की टीम जी जान से जुटी हुई है, लेकिन मौसम खराब होने से काम में रुकावट हो रही है। ऊपर से कीचड़ की मुसीबत अलग है। वायनाड से आ रही तस्वीरें वहां मची तबाही की कहानी बयां कर रही हैं। अपनों की तलाश में लोगों की आस टूट रही है। ताज़ा अपडेट यह है कि वायनाड में मरने वालों का आंकड़ा 291 पहुंच गया है।
कहा जा रहा है कि ये संख्या अभी और बढ़ने वाली है। 200 से ज़्यादा लोग अभी लापता हैं, इनकी तलाश चल रही है और जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना इनके बचने की उम्मीदें कम हो जाएंगी। 1600 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 8000 से ज़्यादा लोग राहत शिविर में हैं। इन तस्वीरों और आंकड़ों ने केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। दरअसल 29 और 30 जुलाई की रात वायनाड में मूसलाधार बारिश आफत बन गई। ध्यान से डिटेलिंग देखिएगा। रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड हुई है। पहाड़ की तलहटी में चेलियार नदी के प्रभावित क्षेत्र में बसे 4 खूबसूरत गांव चुरलमाला, अट्टामाला, नूलपुझा और मुंडक्कई में तबाही आ गई है। बड़े बड़े पत्थर और मलबे की चपेट में गांव आ गए हैं। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे के ढेर बन गए। लोग बता रहे हैं कि तेज आवाज के साथ 20 फीट तक पानी आ गया है। मलबे और कीचड़ वाले सैलाब के रास्ते में आए घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां सब कुछ बह गया। पेड़ तक जड़ से उखड़ गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि मलबे में अब भी सैकड़ों लोग दबे हैं। इनके बचने की उम्मीदें बहुत कम हैं। लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मुंडक्कई गांव में। यहाँ की तस्वीरें जो हैं बेहद डरावनी, भयभीत करने वाली हैं। मुंडक्कई गांव नदी और लाल मिट्टी के पहाड़ के बीच बसा है। लाल चिकनी मिट्टी चाय और कॉफी के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ यही मिट्टी यहाँ के लोगों की मुसीबत बन गई है। यहाँ मंगलवार को 24 घंटे में 377 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा है और इस इलाके में 6 किलोमीटर तक मलबा फैल गया। 6 किलोमीटर, 3000 की आबादी वाला पूरा गांव कीचड़ में डूब गया। हालत यह है कि जितना मलबा हटता है रेस्क्यू टीम उतना ही आगे बढ़ पाती है। इससे पहले 1 जुलाई 1984 को इसी गांव में 2 बार लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन यह इलाका तब भी काफी तबाह हुआ था। वायनाड के 4 गांव में मची तबाही और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एक हृदय विदारक तस्वीर आई है। 30 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक के बाद एक एम्बुलेंस जाती दिख रही है। ध्यान से देखिए आप। इस काफिले में 1, 2, 3 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 11 एम्बुलेंसेज हैं। इसे देखकर ये मत समझिएगा कि एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई जा रही है, बल्कि इसके अंदर की कहानी सिहरन पैदा करने वाली है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन एम्बुलेंस में वो शव रखे थे जो रेस्क्यू के दौरान वायनाड के गांव से मिले। इस बीच भारतीय सैटेलाइट से ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से वायनाड में भीषण तबाही की तस्वीर दिख रही है। सैटेलाइट की पहले और बाद की तस्वीरों से पता चलता है कि लगभग 86,000 वर्ग मीटर जमीन खिसक गई है। यह इतना बड़ा एरिया है जिसमें 13 से ज्यादा इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड बनाए जा सकते हैं। मलबा लगभग 8 किलोमीटर तक बहा और चेलियार की सहायक नदी में जाकर गिरा। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इसरो के विश्लेषण में कहा गया है कि भूस्खलन समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर हुआ। इसरो की रिपोर्ट में इसी स्थान पर एक पुराने भूस्खलन के सबूत भी पेश किए गए। मतलब 30 जुलाई को जहां भूस्खलन हुआ वहां 2020 में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार आफत बहुत ज्यादा बड़ी थी। आज सुबह वायनाड के सांसद रहे राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। दोनों ने लैंडस्लाइड के पीड़ितों से मुलाकात की, भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए राहत शिविरों का दौरा किया, प्रभावित परिवारों से उनका हाल जाना। राहत शिविर के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेपडी अस्पताल पहुंचे। दोनों वहां घायलों से मिले, उनकी तकलीफ को जाना। कई पीड़ितों को दोनों ने देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और वो कई लोग उनके सामने रोने लग गए। राहुल और प्रियंका ने गले मिलकर उनका हौसला बढ़ाया, उनके साथ बैठकर बातचीत की। वायनाड हादसे से के पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह उनके लिए पिता को खोने जैसा दुख है। I feel how I felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died. And here people have not just lost a father. They've lost the whole family. Entire family, brother, sister, mother, father. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in
them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. I am also very proud to see how everybody is coming together, not just from Wayanad and from Kerala, but from the whole country, to help everybody who is going through this. And I think that at times like this, all of us should just do everything that we can to support our countrymen and those who are suffering. अब सवाल है कि वायनाड में ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है। इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। देखिए, पूरा पश्चिमी केरल तेज ढलान वाला पहाड़ी इलाका है जो भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील है। 2013 में के कस्तूरी रंगन कमेटी ने इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में डालने की सिफारिश की थी, जिनमें वायनाड के 13 गांव भी शामिल थे, लेकिन आज तक ये सिफारिशें धूल खाक रही हैं। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वायनाड के पुथुमाला में 2019 के भूस्खलन के कारण मिट्टी की पाइपिंग उभर गई है। मिट्टी की पाइपिंग का मतलब है जब पानी मिट्टी को काटता है और मिट्टी के अंदर सुरंग बन जाती है, ऐसे में मिट्टी भुरभुरी होकर कमजोर हो जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर 5 साल पहले ही वायनाड के मुंडुक्कई और चूरलमाला में आपदा की आशंका जताई गई, क्योंकि ये इलाके पुथुमाला के 2 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। आपको बता दें कि ये दोनों गांव लैंडस्लाइड में तबाह हो चुके हैं। एक और सबसे बड़ी वजह अरब सागर का गर्म होना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर में तापमान बढ़ने के बाद आसमान में घने बादल बने, जिससे वायनाड समेत केरल के कई इलाकों में भारी बारिश और बाद में लैंडस्लाइड हुई। वायनाड जिले में सोमवार और मंगलवार की सुबह के बीच 24 घंटे में 140 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है, जो अनुमान से लगभग 5 गुना ज्यादा है। वायनाड से अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। एक और आपको बताते हैं जो आपदा आई है बारिश की वजह से, पानी की वजह से। पहाड़ों पर कुदरत के कहर ने बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश को भी हिलाकर रख दिया है। हमने हिमाचल प्रदेश में बारिश, बादल फटने के बाद आई तबाही से जानमाल के नुकसान वाली नंबर शीट तैयार की है। यह आंकड़े देखने के बाद आपको यहाँ बरसी आफत का अंदाजा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अगर बात की जाए तो शिमला, कुल्लू, मंडी जिले में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार आपदा के बाद करीब 50 लोग लापता हैं, 2 शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा प्रभावित जिलों में 4 पैदल पुल बह चुके हैं, 8 से 9 घर नदियां उफान के बाद गिर गए हैं। शिमला के रामपुर क्षेत्र में समेज पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एसडीआरएफ और राज्य की राहत और बचाव एजेंसियों के साथ एनडीआरएफ की 4 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना को भी राहत और बचाव के लिए बुला लिया गया है। सेना की 3 टुकड़ियां, जिनमें 125 जवान शामिल हैं, राहत के काम में जुटी हैं। इसके अलावा सेना की एक इंजीनियर टास्क फोर्स और 20 लोगों की एक मेडिकल टीम भी ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदा पर केंद्र सरकार की भी नजर है लगातार। प्रधानमंत्री मोदी लगातार हालत की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने शीर्ष अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात करके हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग करके प्रभावितों को तत्काल मदद के आदेश दिए हैं। फिलहाल ग्राउंड पर क्या हालात हैं, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता हरपिंदर तोहरा की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। TV9 भारतवर्ष उस जगह पर पहुंचने वाला पहला चैनल है जो आपको यहाँ से जो यहाँ का मंजर है उसकी तस्वीरें जो दिखाएगा। सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं कि पानी ही पानी यहाँ से नज़र जो आ रहा है। जो ये नाला एक बार बन चुका है। जो यहाँ जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ऐसी तस्वीर पहले यहाँ पे नहीं थी। जो ये आप तस्वीर एक बार कैमरे में देख रहे हैं, ये जहाँ पे अब मलबा बिखरा हुआ है और इस जगह पे बीते दिन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मकान थे, लेकिन अब मकान पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं।
और फिक्र आपकी में अब राजनीति के उस सबसे उपजाऊ जमीन की बात करते हैं जिस पर नेताओं के वोटों वाली फसल की गारंटी होती है। नाम है आरक्षण। लेकिन आज आरक्षण की चर्चा राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी है और इससे भी बढ़कर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने आज कोटे के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। 7 जजों में 6 जजों ने कोटे के अंदर कोटा को सही बताया है, जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी इसके पक्ष में नहीं थी। अब राज्य सरकारें आरक्षण में पहले से तय कोटे के अंदर और एक और कोटा यानी एक और अलग आरक्षण व्यवस्था लागू कर पाएंगी। आसान भाषा में समझें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर अलग अलग समूहों को आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है ताकि उन समूहों को फायदा मिले जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जैसे इसे ही कोटे के अंदर कोटा लगाना कहा जाता है, जिसकी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते समय 2004 के ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले का जिक्र किया है। 2004 में ईवी चिन्नैया केस में कोटे के अंदर कोटा वाली याचिका थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने खारिज कर दिया था। इसके बाद 2006 में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिख यानी सिख धर्म के का पालन करने वाले दलितों के लिए सब कैटेगरी बनाकर 50% आरक्षण देने का ऐलान किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के इस फैसले को ईवी चिन्नैया केस के फैसले के आधार पर रद्द कर दिया। पंजाब सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 5 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की और इस पूरे मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद आज 7 जजों की बेंच का फैसला आया है। अपने ही पुराने फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा सही ठहराया। हालांकि इस फैसले में कोर्ट बहुत कुछ नया कह जाता है और उसने कुछ राइडर्स भी लगाए। कोटे के अंदर कोटा को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें कोटे के अंदर कोटा यानी सब कैटेगरी के लिए कानून बना सकती हैं। सब कैटेगरी में 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यानी एक ही जाति विशेष को पूरा आरक्षण नहीं दे सकते। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सब कैटेगरी बनाने के लिए सरकार के पास जातियों का डेटा होना चाहिए। डेटा के आधार जो है वो जमीनी सर्वे होना चाहिए। इसी आधार पर कोटे में कोटे वाली जाति का निर्धारण किया जाना चाहिए। कोर्ट ये भी साफ कर देती है कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सब कैटेगरी न्यायिक समीक्षा से ऊपर नहीं होगी, यानी राज्य सरकार की सब कैटेगरी को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि 7 जजों की बेंच में से 4 जजों ने अपना विचार देते हुए कहा कि जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर है, उसी तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति में भी क्रीमी लेयर के लिए पहचान के लिए नीति बने। SC/ST कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन किया जाता है। किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, कास्ट ग्रुप को सब कोटा दिया जाता है, तो उसके लिए एम्पेरिकल डाटा बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स के ग्राउंड पे कोई कास्ट है, वो क्रीमी लेयर में है कि नहीं है, उसे कितना बेनिफिट मिला है, कितनी उसकी आज बैकवर्डनेस है, उस पर डाटा साइंटिफिक रूप से कलेक्ट किया जाए, देन सब क्लासिफिकेशन किया जाए। ना कि कोई भी पार्टी आए और वो अपनी पॉलिटिकल विल के बेस पे किसी को भी कोटा दे। समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज़ मांग थी, न्याय संगत मांग थी। ज़रूरतमंदों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और मैं सोचता हूँ माननीय न्यायालय के फैसले के बाद तो सरकार को अपनी नीति में, अपनी नीयत में बदलाव करना चाहिए। क्रीमी लेयर लागू करने की बात की, जैसे ओबीसी में वैसे SC/ST में भी बिल्कुल वही था। जो संपन्न हो चुके हैं, जो अच्छा लाभ ले चुके हैं, उसको नहीं, उस वर्ग के जो गरीब लोग हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाया उनको मिल। मिल्कियत जाने बगैर बंटवारा नहीं हो सकता, यानी अनलेस यू हैव द सब्सटेंशियल डेटा विथ रिगार्ड टू ईच कास्ट, देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग, हु स्टैंड्स वेयर इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अगर वो सारी चीज़ें नहीं जानेंगे तो मैं समझता हूँ इस तरह के सब कैटेगराइजेशन की बातें मुझे बेमानी लगती हैं, अर्थहीन लगती है, भावविहीन लगती है।
उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि जिस डायरेक्शन में विपक्ष की मांग है। पहले तो सेंसस होना चाहिए। अब क्रीमी लेयर कैसे निर्णय होगा? जब आप कास्ट सेंसस के आधार पर उनकी इनकम्स देखेंगे, बात सब में सत्यता है या नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि आप कास्ट सेंसस और इनकम ग्रुप्स देखिए और उसके आधार पे क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर देखिए। अब समझिए कि इस फैसले से बदलेगा क्या। दरअसल कई राज्यों में आरक्षण का फायदा अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर मौजूद सबसे मजबूत जाति के लोग उठा लेते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए कई राज्य अलग अलग समय पर कोटा के अंदर कोटा देने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था, जो अब होगा। वर्ष 2007 में बिहार सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति के अंदर पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए महादलित आयोग का गठन किया था। वर्ष 2006 में पंजाब में सरकार ने अनुसूचित जाति कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को 50% सब कोटा देने का कानून पास किया था। इससे पहले वर्ष 2000 में आंध्र प्रदेश सरकार ने 57 अनुसूचित जनजातियों को मिलाकर सब कैटेगरी बनाई गई थी, जिसके लिए 15% कोटा निर्धारित किया गया था। फिक्र आपकी में अब बात उत्तर प्रदेश से जुड़े एक अहम बिल की। यूपी सरकार अंग्रेजों के जमाने से जुड़ी ऐसी जमीनों को लेकर एक बिल लाई थी जिसका कोई वारिस नहीं होता। इन जमीनों पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसी को लेकर यूपी सरकार का नजूल संपत्ति बिल विधानसभा से तो पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में अटक गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने नजूल संपत्ति बिल पर आपत्ति जताई। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने इस विधेयक का विरोध किया, तो आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने परिषद में खड़े होकर इस बिल के कई प्रावधानों पर असहमति जताई और इस बिल को प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया, जिसे सभापति ने मंजूर कर लिया। अब प्रवर समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस फैसले से यूपी में सरकार और संगठन के बीच जो मनमुटाव वाला सियासी सीरियल चल रहा है, उसका एक और एपिसोड रिलीज हो गया है। यह घटना इशारा कर रही है कि यूपी में सरकार और पार्टी संगठन के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। इसे सरकार और संगठन के बीच मनमुटाव का पार्ट 2 माना जा रहा है। आपको बता दें कि नजूल की जमीन क्या होती है, क्यों इस पर विवाद हो रहा है। यह ऐसी जमीन है जिसका सालों से कोई वारिस नहीं होता। ऐसी जमीन पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाता है। ब्रिटिश राज में बगावत करने वालों की जमीन पर अंग्रेज कब्जा कर लेते थे। आजादी के बाद रिकॉर्ड के साथ जमीन पर दावा करने वालों को जमीन वापस कर दी गई। जिन जमीनों पर किसी ने दावा नहीं किया, वो नजूल की जमीन बन गई। नजूल की इन जमीनों का अधिकार राज्य सरकार के पास चला गया, लेकिन इसे सीधे तौर पर राज्य की संपत्ति नहीं कहा जा सकता। राज्य सरकार ऐसी भूमि को निश्चित अवधि के लिए लीज पर देती है और नजूल लैंड बिल के इसी प्रावधान पर कई सदस्यों को आपत्ति थी। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक में सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं। नए कानून के बाद अब नजूल की संपत्ति फ्री होल्ड नहीं होगी। जिन्होंने फ्री होल्ड के लिए पैसे जमा किया है, उनका पैसा ब्याज समेत वापस किया जाएगा। नजूल की जमीनों को लेकर कोर्ट में चल रहे मामले कानून आने के बाद खत्म हो जाएंगे। डीएम चाहे तो किसी का पट्टा रिन्यू कर सकता है। कानून के तहत किसी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा, ना ही परेशान किया जाएगा। जिन्होंने फ्री होल्ड के लिए आवेदन किया है, उनका 30 साल के लिए रिन्यूअल किया जाएगा। जिन पट्टा धारकों ने शर्तों का उल्लंघन नहीं किया, उनका भी 30 साल के लिए रिन्यूअल किया जाएगा। इसके अलावा पुरानी जमीन की लीज का रिन्यूअल नहीं होगा। साथ ही ये किसी भी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को लीज पर नहीं दी जाएगी। इस तरह के प्रावधानों पर विपक्ष के साथ ही कई बीजेपी विधायक भी विरोध कर रहे थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नजूल जमीन विधेयक को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है कि नजूल जमीन विधेयक दरअसल भाजपा के कुछ लोगों के व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया जा रहा है, जो अपने आसपास की जमीन को हड़पना चाहते हैं। गोरखपुर में ऐसी कई जमीनें हैं जिन्हें कुछ लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए हथियाना चाहते हैं। आशा है मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान लेते हुए ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, खासतौर से गोरखपुर में। आज दिल्ली में वियतनाम के प्रधानमंत्री की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। दोनों नेता 6 बार गले मिले, 10 बार हाथ मिलाया और 9 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 15 अगस्त को आतंकी हमले की आशंका को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। दिल्ली में पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, यूएवी, हॉट एयर बलून और ड्रोन पर लगाया प्रतिबंध।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में कुल 40 लोगों की गिरफ्तारी, 58 स्थानों पर तलाशी ली। अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक, दूसरे सहयोगियों के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा। राजीव गांधी के जन्मदिन पर महाराष्ट्र में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत होगी। 20 अगस्त को ही महाराष्ट्र कांग्रेस की बड़ी बैठक। दिल्ली में राजेंद्र नगर घटना के आरोपी एसयूवी मालिक मनोज कथुरिया को आज जमानत मिल गई। 30,000 कोर्ट ने 50,000 के बेल बॉन्ड पर आरोपी को जमानत दी। ज्यादा व्यूज पाने के लिए ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाले यूट्यूबर गिरफ्तार, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। सेंसेक्स आज पहली बार 82,000 के पार। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 82,129 और निफ्टी ने 25,078 का स्तर छुआ। देखिए, हमें आपकी फिक्र है और ये फिक्र जारी रहेगी। कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन अभी आगे देखिए ऑपरेशन 31/7, बेंजामिन का मिशन 27।